नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार का कहर लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ जहां कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं कोरोना के कारण मौत की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 2,56,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए। हरियाणा में भी कोरोना से निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 6,800 से ज्यादा कोरोना केस मिले, जबकि इसी वक्त में 33 लोगों की जान चली गई। रिकवरी के मामले में भी लगातार गिरावट देखी गई है। प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं जहां एक दिन में 200 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल दिल्ली से सटे जिलों का है और इससे चिंता बढ़ना भी लाजमी है, वो भी ऐसे समय में जब दिल्ली के अस्पतालों में बेड के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी है। इसलिए सवाल भी यही है कि दिल्ली में हाहाकार नई लहर से निपटने में हरियाणा कितना तैयार, दिल्ली से सटे जिलों में कैसी है व्यवस्था, गुरुग्राम फरीदाबाद में कैसे टूटेगी कोरोना की चेन और क्या बेड और ऑक्सीजन के इंतजाम पर्याप्त हैं। इन्हीं सवालों के साथ बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। और आपको सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि दिल्ली से सटे जिलों का आखिर हाल क्या है। तो लगातार बढ़ रहे हैं आंकड़े। गुरुग्राम में 14,270 एक्टिव केस हैं, फरीदाबाद में 5,577 एक्टिव केस, सोनीपत में एक्टिव केस का आंकड़ा 3,411 तक पहुंच गया है। गुरुग्राम में अब तक 383 लोगों की जान जा चुकी है। फरीदाबाद में अब तक 444 मौत हो चुकी है। सोनीपत में भी 95 लोग अब तक कोविड की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और चिंता वाली बात यह कि लगातार आंकड़ा बढ़ भी रहा है। गुरुग्राम में 2,344 नए केस आए हैं। फरीदाबाद में 1,235 नए केस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए। लगातार यह आंकड़ा भी बढ़ रहा है और यही चिंता भी बढ़ाता हुआ दिख रहा है। ये तो बढ़ते केस के साथ दिल्ली में बेड और ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि प्रदेश में स्थिति काबू में है, बेड और ऑक्सीजन का इंतजाम पर्याप्त है। कोरोना के बढ़ने का विषय है, इसमें कुछ चैलेंजेस आए हैं। एक चैलेंज तो यह है कि हमारी गति बहुत तीव्र जो बढ़ रही है, तो उसमें जो आवश्यकता है, अस्पतालों की आवश्यकता, वहाँ बेड्स की आवश्यकता, ऑक्सीजन बेड्स की आवश्यकता, वेंटिलेटर्स की आवश्यकता, इसको पूरा हम ध्यान रखे हुए इसको हम ठीक कर रहे हैं। आज की जहाँ तक स्थिति है, आज हमारे अस्पतालों में बेड्स की कोई कमी नहीं है, मास्क की कोई कमी नहीं है, वेंटिलाइजर्स अपना सैनिटाइजर्स की कोई कमी नहीं है, पीपीटी किट्स की कोई कमी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हमने उपलब्ध करा ली हैं। अगर हर दिन थोड़ा चैलेंज होता है तो ऑक्सीजन की उपलब्धि का होता है। ऑक्सीजन अभी तक जितनी हरियाणा में उत्पादन होता है उससे हमारा काम चल रहा है, लेकिन उसी को और आगे व्यवस्था को ठीक करते हुए हमने कुछ आपातकाल व्यवस्था की भी चिंता की है। अभी तक जो लिक्विड हमारे पास जो ऑक्सीजन है, पानीपत के प्लांट से ज़्यादा हमको ऑक्सीजन मिलती है, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो प्लांट है, लेकिन उसमें भी आवश्यकता पड़ने पर जो गैस फॉर्म है इसका ऑक्सीजन का, उसकी उपलब्धि भी हम करवाने की सुनिश्चित हमने किया है, जो बड़ी मात्रा में है। लिक्विड से भी 4 गुना ज़्यादा ये हमारी गैस की उपलब्धि होती है। चूँकि गैस ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कई बार संभव नहीं होती है, तो आपातकालीन स्थिति में हमने DRDO को भी निवेदन किया है कि कोई एक टेम्परेरी हॉस्पिटल 500 बेड से लेके 1,000 बेड के हॉस्पिटल की व्यवस्था हम पानीपत में करने जा रहे हैं। यदि आपात स्थिति में आवश्यकता पड़ी तो हम उस अस्पताल का भी उपयोग हम करेंगे। ये दिल्ली में कोरोना से हाहाकार मचा है, तो वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा के जिले में भी लगातार जिलों में बेतहाशा केस बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 3 जिलों के आंकड़े प्रदेश के कुल आंकड़ों के लगभग आधे हैं। दिल्ली में ही था वो, तो अटल जी ने आके बाकी जगह पर भी एम्स खोलने का फैसला किया। बाकी जगहों पर इतने संसाधन नहीं थे, फिर भी दिल्ली में क्यों नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, ये तो दिल्ली की सरकार ही बता सकती है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री बता सकते हैं कि वो दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए लोग हैं, वो कहीं के भी हैं। अगर वो हमारी धरती पर आएंगे, अगर हमारी धरती पर हैं, तो हम यथाशक्ति उनको इलाज कराने की कोशिश करेंगे। से जो सटे जिले हैं वहां पर हाल क्या है? गुरुग्राम में अकेले 14,270 एक्टिव केस हैं।
और लगातार एक्टिव केस का आंकड़ा फरीदाबाद में भी बढ़ा है। फिलहाल 5,577 एक्टिव केस फरीदाबाद में और सोनीपत में 3,411 एक्टिव केस हैं। मौत के मामले में भी लगातार फरीदाबाद का आंकड़ा बढ़ा है। अब तक 444 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गुरुग्राम में 383, सोनीपत में 95 लोगों की मौत हो चुकी है। खुद गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली से सटे इन 3 जिलों में पूरे प्रदेश का लगभग आधा आंकड़ा है और इसके लिए उन्होंने दिल्ली की सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया कि आखिर वहां पर व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। आखिर वहां के मरीज हमारे यहां आ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम उनको भी इलाज देंगे, लेकिन वहां की सरकार खुद पर्याप्त व्यवस्था करने में नाकाम क्यों है, ये सवाल पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो एक्टिव केस का आंकड़ा गुरुग्राम में लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये चिंता का विषय भी है। और सवाल यहां पर यह भी कि क्या इन 3 जिलों में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, क्या मरीजों के लिए इंतजाम पर्याप्त है, ऑक्सीजन से लेकर बेड्स और खास तौर पर इस वक्त में रेमडेसिविर की जो किल्लत है इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और कितनी मुकम्मल ये व्यवस्थाएं हैं, जिस दौर में लगातार दिल्ली से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बेड्स की कमी है। खुद वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि हम 6 दिन का लॉकडाउन इस वजह से लगा रहे हैं ताकि व्यवस्थाओं को थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत किया जाए। बेड्स की कमी की जो जिक्र है वो खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से वहाँ किया जा चुका है। इन्हीं तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इन मेहमानों को आपसे तारुफ करा दें। रंजीता मेहता जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। महिमा सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। रजत पंजीटा जी इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप चारों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। रंजीता जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, आखिर इन 3 जिलों में लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका कारण क्या है? सख्तियों के बावजूद अगर केसेस में इजाफा हुआ है तो क्या हमारे पास पर्याप्त इंतजाम है कि आने वाले दिनों में अगर इसी रफ्तार से केसेस बढ़ते हैं तो किसी चीज़ की कोई किल्लत ना हो, जो आश्वासन दिया जा रहा है? निश्चित तौर पे आयुष मैं बताना चाहूंगी कि हरियाणा की पूरी तैयारी है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे आदरणीय अनिल विज जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार की कमी या किसी प्रकार की किल्लत जो है वो यहाँ के लोगों को, यहाँ के मरीजों को नहीं होगी और हमारे पास हर चीज पर्याप्त मात्रा में है और हमारी पूरी तरीके से तैयारी है। और अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं 15 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक, जहां पर आंकड़े एक बार 17 तारीख को 717 हो गए थे, वो आज फिर से थोड़े से नियंत्रण में आए हैं, 6842 रह गए हैं। तो निश्चित तौर हम सुधार की तरफ चल रहे हैं और मेरा ये मानना है कि इस तरीके के सुधार के साथ हमारे आंकड़े निश्चित तौर पे कम आएंगे और 26 के बाद हमारी पोजीशन जो है वो ज्यादा बेटर स्थिति में होगी। हाँ, जहाँ 3 जिलों की बात है जहाँ पर आंकड़े ज्यादा आ रहे हैं वो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं। निश्चित तौर पे वहाँ पे कम्यूट होने की वजह से, उनका कम्युनिकेशन आपस में वहाँ पर लोगों के आने जाने की वजह से ये आंकड़े बढ़े हैं। और निश्चित तौर पे हमारी तैयारी ये है कि हम हर जगह पे जो बेड्स हैं, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो कोई भी सुविधा है, उसको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करा रहे हैं। और अगर आपको आंकड़े बताऊं कि कहाँ पर कितने बेड्स अवेलेबल है, वो भी मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ। और एक नया जो आज हमने चीज शुरू की है, हमारे माननीय अध्यक्ष ओपी जी धनखड़ जी ने आज प्रेस वार्ता करके उसके बारे में बताया है कि जो बीजेपी वॉलंटियर्स है, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो हेल्पलाइन जो है 2 नंबर से शुरू की गई है आज, ताकि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक किसी भी जिले में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, किसी को किसी दवाई की जरूरत है, किसी को किसी बेड की जरूरत है, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो पर्याप्त मात्रा में वहां पर उनको सुविधा दी जाए। उसके लिए वहां पर हमारे वॉलंटियर्स परमानेंट बैठे हैं और फोन नंबर्स आपके अखबार के माध्यम से और टीवी के माध्यम से आपको दे भी दिए जाएंगे। और आप चाहेंगे तो मैं इस चैनल के माध्यम से भी उन नंबर्स को रिपीट कर दूंगी ताकि किसी को भी कोई समस्या आए तो उन नंबर्स पे कॉल करके वो सहायता ले सकता है। और जहां तक बेड की बात है, हमारे पास टोटल अगर पूरे हरियाणा की मैं बात करती हूँ, सेंटर्स की बात करती हूँ, तो हमारे पास सेंटर्स भी पर्याप्त मात्रा में है और हमारे पास बेड भी पर्याप्त मात्रा है। अगर इन टोटलिटी में बात करती हूँ तो 66,603 बेड जो है वो हमारे पास इन टोटल हरियाणा में अवेलेबल है, जो कि 526 अलग अलग सेंटर्स हैं, जो कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स है, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स है, डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स है। इनके माध्यम से अलग अलग जिलों में हमने पर्याप्त मात्रा में रखी है और यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी जाएगी और हर चीज पूरे कंट्रोल के अंदर है। और सभी मजदूर भाइयों से, सभी प्रवासी मजदूरों से यही प्रार्थना है कि आप कहीं भी ना जाएं, आप सुरक्षित हाथों के अंदर हैं। अगर आप एक जिले से दूसरे जिले में प्लान करते हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्लान करते हैं तो वहां पर भी आपको खतरा कम नहीं है, क्योंकि अगर हम दूसरे राज्यों की बात करते हैं, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे पंजाब है, चाहे राजस्थान है, वहां पर हालात ज्यादा गंभीर है। हम आपको बेहतर सुविधा, बेहतर इलाज और बेहतर सुरक्षा दे सकते हैं, इसलिए आपको किसी भी चीज की घबराने की जरूरत नहीं। महिमा जी, इन दावों से आप कितना संतुष्ट हैं और साथ साथ ये भी बताइए कि आखिर अगर 3 जिलों में खास करके जो बॉर्डर वाले जिले हैं
वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या कारण लगता है? आयुष जी, सीधी सी बात ये है कि पूरे देश के ऊपर इस समय बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। ये जो कोरोना का संकट है, महामारी का संकट है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पूरे विश्व पर तो है ही, लेकिन भारत अब जो सबसे उच्च श्रेणी के देश हैं, जहां सबसे ज्यादा संक्रमण है, उनमें आ गया है। और उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमने कारण बार बार बताए, डिबेट्स पर बताए, हमारे नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार बताए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी से कुछ सुझावों को बिना किसी शुक्रिया के लागू भी किया गया सरकार द्वारा। लेकिन ठीक है, देश के हित में ये होना ही चाहिए। लेकिन ये जो प्रश्न चिन्ह है, अब जब इस पर हम सवाल खड़े करते हैं तो बात ये आ जाती है राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस वाले तो राजनीति कर रहे हैं। मैं इस पटल पर यहाँ एक बात कहती हूँ आयुष जी, आज की इस डिबेट में कम से कम आज का हम जिम्मा ले सकते हैं। हम राजनीति नहीं करेंगे, साथ मिलकर उत्तर खोजेंगे। आज मैंने ये सोचा है, मेरी पार्टी तो यही करती आई है कि आज उत्तर खोजते हैं। अब सवाल क्या है लेकिन कि लोग ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि अपने परिजन के शव की अंतिम विदाई कहाँ देनी है। ये हरियाणा के आसपास के राज्यों की बात कर रही हूं मैं, और हरियाणा में भी आज हम बहुत कंफर्टेबल होकर जो बातें बोल रहे हैं। आने वाले 4-5 दिनों में, एक हफ्ते में क्या परिस्थिति होगी नहीं पता, इसलिए आज ही हम राजनीति छोड़कर इन सवालों के उत्तर ढूंढते हैं कि जब लोग ट्वीट करके पूछ रहे हैं परिजन के शव को अंतिम विदाई कहाँ देने जाना है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के अंदर जो एक पत्रकार है, वो ट्वीट पर करते करते चल बसते हैं और उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता है। ऑक्सीजन व अन्य अत्यावश्यक जो संसाधन है वो हम ब्लैक में बेचते हुए गिरफ्तारी पूरे देश के अंदर देखी जा रही है, हो रही है, दिल्ली के अंदर हो रही है। 2020 के अंदर जो मृत्यु प्राप्त हुए स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको 50 लाख का मुआवजा इंश्योरेंस प्रॉमिस किया गया था, आज तक वो मुआवजा नहीं दिया गया है। वो क्लेम्स सिर्फ खोखले क्लेम्स हैं। आर्टिकल 21 जो है ना संविधान का आयुष जी, ये सारे सवाल उसके अंदर समाहित हैं। राइट टू लाइफ जी, आपने बात की है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, एक बार सुनिए। हाँ, आर्टिकल 21 जो है भारतीय संविधान का, वो जीने का अधिकार, मौलिक अधिकार है, ह्यूमन राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ देता है। लेकिन नवंबर 2020 के अंदर WHO ने ये घोषणा कर दी थी, ये चेतावनी दे दी थी पूरे विश्व को कि सेकेंड वेव आ रही है। उस सेकेंड वेव के आते आते भी हम नवंबर से भी लगाएं तो आज 5वां-6ठा महीना है, हम आज तक भी तैयार नहीं है। आज बैठकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं तो की हैं, लेकिन इनका सत्य हमें आने वाले एक हफ्ते में पता चलेगा आयुष जी। उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की और तमाम प्रदेशों की भयावह तस्वीरें हमारे सामने हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सामने आई हैं वैसी भयावह तस्वीरें कहीं नहीं है। तो मैं, जैसा मैंने शुरू में कहा था, राजनीति न करते हुए मैं कह रही हूं कि यदि हमारा भी कहीं दारोमदार है, हम उसे भी स्वीकार करें। हम सबको इस पटल पर बैठकर, इस चर्चा में बैठकर, ये जो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ का जो आश्वासन दिया गया है, इसकी किसकी जिम्मेदारी है, हमें इसका उत्तर ढूंढना है। और जिसकी भी जिम्मेदारी है, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, आइए सब लोग मिलकर के सुझाव देते हैं और उन्हें प्रेशराइज करते हैं कि हमने आपको चुन करके बिठाया है, हम आपको कैसे मदद करें इसे लागू करने में, इस प्रश्न चिन्ह का उत्तर ढूंढने में। हम इसका उत्तर ढूंढते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ अपनी पार्टी के हवाले। आयुष, मैं बात कर सकती हूँ? रजिता, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन रजत पंडेजा जी, फिलहाल मैं आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहूंगा। तो डिबेट का ज्यादा मजा आएगा। ठीक है रंजीता जी, आपने अपनी बात कही है, ठीक, अपनी बारी में आप फिर से कहिएगा। आप जो पॉइंट्स कह रही हैं नोट कर लीजिए। इनलो भी कई सवाल खड़े करने वाली है, इनलो के सवालों को भी आप नोट करिएगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। पंजेटा जी, फिलहाल जो 3 जिले हैं, अगर वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं तो उनका कारण आपको क्या लगता है, खासतौर पर उस वक्त में जब सरकार की तरफ से कहा गया कि केसेस बढ़ने का कारण दिल्ली है, दिल्ली की सरकार ने व्यवस्थाएं नहीं की, इस वजह से मरीज यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं? आयुष जी, जो सबसे बड़ा कारण मेरे को समझ में आता है कि जो पिछले 1 साल से जो हमारा पिछला जो हमारा वर्ष बीता है, उसमें हम बहुत ज्यादा कंप्लेसेंट हो गए। हमने बहुत मतलब हमने इसको हल्के में लिया, बजाय तैयारियां करने में। कि देखिए, सेकंड वेव के लिए कोई भी तैयार नहीं था, खासकर की भाजपा। जो भाजपा का रवैया रहा है, वो चुनाव लड़ने का रहा है। उनका मेन फोकस जो रहा है, किसी ना किसी, लोग मरते रहे, किसी तरह हम चुनाव, एक सत्ता की भूख उनके अंदर बहुत ज्यादा हो चुकी है। जो आज भी इतनी सीरियस बीमारी होने के बाद भी कोई चुनावी रैलियां स्थगित नहीं करी गई, बल्कि जेपी नड्डा जी ये बोलते हैं कि हम भीड़ कम करेंगे, उनमें हम लोगों को कम बुलाएंगे, लेकिन बुलाएंगे जरूर।
जबकि जो लेटेस्ट एक लैंसेट स्टडी है, लैंसेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये बहुत ही जो है कंटेजियस है, एयरबॉर्न है, और इसके जो हम इंसान जो एरोसॉल्स प्रोड्यूस करता है उससे ये जो है ये इसका एयर में बहुत देर तक रहता है, जिसकी वजह से आप इसमें इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इट्स हाईली कंटेजियस। तो इसको हम भूल गए, इसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। बार बार जो एक स्टडीज आ रही हैं देश भर में, दुनिया भर में इस वायरस को लेके, अब देखिए इसका जो हमारा ये इंडिया में आया कैसे। हमने इंटरनेशनल, ये हम ये नहीं कह रहे कि दिल्ली से आया या पड़ोसी राज्य में आया, देश तो हमारा एक ही है, नागरिक सारे एक ही हैं। हमारे देश में ये आया यूके से। आज यूके हमें रेड फ्लैग करता है। देखिए मतलब हैरानी की बात है, हांगकांग यूके जैसे देश इंडिया को रेड फ्लैग घोषित करते हैं कि वहां आप सफर ही ना कीजिए, जबकि हमारा जो डबल म्यूटेशन वाला जो है, जिसको नाम B1617 है, जिसको अब ये इंडियन वेरिएंट कह रहे हैं, वो सबसे पहले डिटेक्ट ही यूके में हुआ था। अब उसके अब डबल म्यूटेशन कह रहे हैं, जिसके बारे में उसकी दो म्यूटेशन कौन सी है, अब उसकी दो म्यूटेशन जो अभी स्टडी आई है वो है E4A4Q और दूसरी है L452R। ये दो स्पेसिफिक इसकी सीक्वेंसेस हैं। आज हमारे देश में क्या आप बताइए कि म्यूटेशन सीक्वेंसेस को लेके हमारी कितनी तैयारी है, कितने हमारे लैब्स हैं, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है। रजत जी, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन ये बताइए कि फिलहाल जब टेस्ट करने को लेकर देश में मारामारी चल रही है, नंबर लग रहे हैं, तो फिर आपको लगता है कि वहां पर स्ट्रेन एनालाइज होने की व्यवस्था की जाए? फिलहाल प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? RT-PCR जो ये नई जो म्यूटेशन आई है, जिसको डबल म्यूटेशन कह रहे हैं हम, ये RT-PCR के टेस्ट में भी नहीं आ रहा है, दो RT-PCR टेस्ट करने के बाद भी नहीं आ रहा है, जो बल्कि लोगों को उनकी लंग्स के डीपेस्ट पार्ट्स में से सैंपल लेने के बाद वो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये उसको भी डॉज कर रहा है। ये देखिए, ये तो अभी डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, इसको बात को बता देंगे, ये तो अभी पब्लिक डोमेन में है। लेकिन हाँ, अगर आप कहते हैं कि पड़ोसी राज्य को लेके हम उस पर सारा का सारा थोप दें, देखिए ये आया बाहर से है, थोड़ी हमें स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी, हमें थोड़े प्रोटोकॉल्स को, मास्क को, और ये जैसे कि मैंने बताया अकॉर्डिंग टू लैंसेट रिपोर्ट अभी स्टडी के अकॉर्डिंगली इट्स हाईली कम्युनिकेबल, ये कंटेजियस भी है और एयरबॉर्न है। तो अगर ये पब्लिक रैलीज होंगी तो आप ये देखिए कि जिम्मेवार सरकार का जो शीर्ष नेतृत्व है। आज देश में महामारी है, लेकिन भाजपा क्या कर रही है? चुनाव लड़ रही है। चुनाव भी इतने टाइम से हम डिबेट्स कर रहे हैं, कितने टाइम से, अब बार बार हम इसको बोल रहे हैं कि ये सीरियस है। वहाँ की रैलियों का है कि आपको दर्द इस बात का है कि हरियाणा मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है, दर्द आपको इस बात का है कि आपकी पार्टी शून्य पे जा चुकी है, या दर्द इस बात का है कि आज सभी जो नकारात्मक जो ऊर्जा है वो आप लोगों के आसपास होने की वजह से आप चाहते हैं। ठीक है रंजीता जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। ठीक है, एक बात सुन लीजिए, रजत जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप कह लीजिएगा, मैं आपकी बारी में आऊंगा। रजत जी बात पूरी करिए, फिर मैं। हाँ, मुझे लग रहा था कि मैडम राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ के आज कोरोना के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो करेंगे, लेकिन मैम क्या कहते हैं कि वो अपने आप बेबस हैं, वो रह नहीं पाती हैं दूसरे पार्टियों के बारे में। आपसी आरोप प्रत्यारोप में न जाकर, अगर आप लोग खुद ही कहते हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर करेंगे, तो फिर आपसी आरोप प्रत्यारोप को भी बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा था। रखिए बंजेटा जी, मैं कोरोना के बारे में बात कर रहा था। मुंह में रखिए। आप इस बात को अप्रिशिएट करने की बजाय कि आज हरियाणा अच्छी स्थिति में है, हरियाणा कंट्रोल स्थिति में है, हरियाणा के पास पर्याप्त। रंजीता जी, यही बात है, आप अपनी बारी में कहिएगा, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। फिर पहले पंजेटा जी की बात पूरी हो जाए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है, आपको तकलीफ हो रही ठीक है, है, ठीक है, फिर आप यूपी और बाहर ठीक है, पंजेटा जी बात पूरी करिए। ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब मैम, आई अर्ज यू, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज बीच में डिस्टर्ब ना कीजिए, आपकी टर्न आए, आप जो मर्जी बोलिए। देखिए आयुष जी, क्या है, मैडम अभी रह नहीं पाई, जब फिर आप लोग कहते हैं कि सियासत नहीं करनी है, फिर आप लोग आपसी प्रत्यारोप में बहस में चले नहीं मैम, ये आरोप मैडम पे नहीं है। देखिए, जब केसेस कम हो रहे थे तो मोदी जी केसेस के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे। आज अगर बढ़ रहे हैं तो मैडम चाहती नहीं है कि मोदी जी या भाजपा के ऊपर कोई आरोप आए। तो ये देखिए, ये क्या है कि अभी अपनी मैडम को बढ़ाई करवानी है कि हरियाणा ऊपर है या राजस्थान है या पंजाब ऊपर है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास रंजीता जी, लेकिन फिलहाल जो सवाल निकलकर दोनों विपक्षी दलों से आया, उस पर आप कुछ कहना चाह रही थी, उसी में मेरा सवाल जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में क्या उस सीन को लेकर भी हमारे पास तैयारियां हैं, जिस दर से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, क्या उसको एनालाइज करके हमारे साथ हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उनको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश है, बेड्स को बढ़ाया जा रहा है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे बढ़ाया जा रहा है। हम हर रोज 40,000 टेस्ट कर रहे हैं और 95% जो टेस्ट है वो RT-PCR के थ्रू ही हो रहे हैं। हमने 30 हेल्पलाइन राज्य के पूरे जिलों के अंदर दे रखी है, जहाँ पे लोग हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं।
19 सरकारी और 21 प्राइवेट लैब जो है वो 24 घंटे काम कर रही है टेस्टिंग का। और डेडिकेटेड हमने हॉस्पिटल, डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर और डेडिकेटेड जो कोविड केयर सेंटर्स हैं वो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। उसके अलावा 1000 बेड जो है पानीपत के अंदर आज ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि इमरजेंसी के लिए हम उनको भी तैयार कर रहे हैं। और 17 मेंबर्स की आईएएस और आईपीएस की कमेटी बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता खुद स्वयं जो है हमारे अनिल जी कर रहे हैं, ताकि कोई भी कोताहित ना बरते, किसी को कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जाए, किसी को कोई भी मेडिसिन की कालाबाजारी करते हुए अगर पकड़ा जाए तो उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन हो रहा है, उसकी गिरफ्तारी हो रही है, ताकि किसी भी इंसान को कोई भी दिक्कत ना आए। और जहां तक श्रमिकों की बात है, जहां तक प्रवासी मजदूरों की बात है, सबसे भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो यहीं पर रहें। जिस तरीके से पिछले साल जब कोविड आया था तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि गरीबों की मदद के लिए सरकार ने 1500 करोड़ का जो है वो आर्थिक पैकेज भेज दिया था। 16,20,000 परिवारों को 619 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में डालकर उनकी आर्थिक सहायता की थी। 22 लाख परिवारों को 3 महीने का राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। लॉकडाउन के तहत जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे थे उनको राहत शिविरों में रखकर उनको जो है खाना सब कुछ फ्री दी जा रही थी। तो आप सुरक्षित हाथों में है। कहने का अभिप्राय ये है कि चाहे वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है और चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी है, तीनों डेडिकेटेडली यही चाहते हैं कि हरियाणा के जितने भी लोग हैं वो स्वस्थ रहें, वो सुरक्षित रहें, वो सुरक्षित हाथों में रहें और उनको किसी भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हमारा पहला जो मोटिव है वो आपकी सुरक्षा है, आपको हर तरीके से सुरक्षित प्रदान करने की है। और जहां तक बात है, अभी बात की थी मेरी बहन जो है कांग्रेस की प्रवक्ता ने, वो अभी बात ये कह रही थी कि दिल्ली में ये हो रहा है, यूपी में ये हो रहा है। मुझे लगता है कि आज हम जो बहस का विषय वो ये है कि हरियाणा की कितनी तैयारी है। उन प्रदेशों में जो हो रहा है निश्चित तौर पे वहां की जो सरकारें हैं वो जिम्मेदार हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो राजस्थान है। जहां तक हरियाणा की मैं बात करती हूँ, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरी तैयारी कर रखी है और हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी नागरिक को कोई भी दिक्कत परेशानी हम आने ना देंगे। और उसके लिए बाकायदा हर चीज की तैयारी की जा रही है। हर तरीके की हमारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो है वो टेस्टिंग है, चाहे वो इंजेक्शन है, चाहे वो मेडिसिन है, सब कुछ पर्याप्त व्यवस्थाओं का दावा किया जा रहा है। डॉक्टर सुरेश, मैं आपका रुख करूंगा। फिलहाल जिस तरह से जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं पूरे देश की अगर बात की जाए तो ये स्ट्रेन कितना घातक है? टेस्टिंग को लेकर ये जो सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या आरटीपीसीआर टेस्ट से इसे एनालाइज किया जा सकता है, इसे पकड़ा जा सकता है? और इसके साथ साथ डॉक्टर सुरेश हमें ये भी बताने की कोशिश करिए कि जिस तरह की स्थिति बाकी पड़ोसी राज्यों में है, आने वाले दिनों में हरियाणा में स्थिति न हो, इसके लिए आप कितनी पर्याप्त व्यवस्था देख पा रहे हैं, कितनी कोशिश देख पा रहे हैं? नमस्कार सबको मेरा जी। जहाँ तक आरटीपीसीआर टेस्ट की बात है तो ये जो नया म्यूटेंट वायरस आ रहा है तो इसमें ये वायरस टेस्ट से स्किप हो सकता है। यह जा रहा है कि पहली बार में इस टेस्ट के अंदर ये वायरस नहीं आता है, डिटेक्ट नहीं होता है। लेकिन पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स को देखते हुए तो हमें उसको डाउट करना चाहिए और पेशेंट को आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, और अगर पेशेंट डाउट होता है तो हम सीटी स्कैन से इसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये डाउट करना बहुत जरूरी है और हमारा ये सभी डॉक्टर्स को, अपने भाइयों को कहना और पेशेंट को भी कहना बहुत जरूरी है कि अगर किसी को भी डाउट होता है तो इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि ये फैलता बहुत जल्दी है ये। और आज आमतौर पे देखा जा रहा है कि घर में अगर एक आदमी को हो रहा है तो बहुत जल्दी पूरी फैमिलीज पकड़ में आ रही हैं। तो इस वायरस की यह बहुत खास बात है कि बहुत ही कॉन्टेजियस है, इसीलिए नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ रहे हैं देखा जा रहा है। जो पहले वाली वेव थी उसके अंदर नंबर ऑफ केसेस इसलिए कम थे कि वो कॉन्टेजियस कम था। और सेकेंडली, जहां तक आप ये कह रहे हैं कि सरकार की व्यवस्था की बात है तो उसमें हम सरकार की व्यवस्था में कोई डाउट नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जहाँ तक हमारे फरीदाबाद में है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से सारा कुछ किया जा रहा है। हमारे यहाँ 500 बेड का ईएसआई हॉस्पिटल है और पूरा कोविड में कन्वर्ट कर दिया गया है और हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें कोई डाउट नहीं है। हम सिर्फ पेशेंट्स को और आम पब्लिक को एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो पैनिक ना करें बिल्कुल भी। जो ये पैनिक है वो पैनिक की वजह से दिक्कत हो रही है सारी, कि जरा सा भी किसी का भी अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इमीडिएटली वो बेड्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी बनती जा रही है। तो इसी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे बेड शॉर्ट हो रहे हैं। हम सारा दिन सुबह से बस जो ही उठते हैं हमें इमीडिएटली फोन आना शुरू होता है कि डॉक्टर साहब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मुझे बेड चाहिए, मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मुझे बेड चाहिए। और हम सारा दिन ये वो कहते हैं मुझे बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं आपके थ्रू, पब्लिक के थ्रू और मीडिया के थ्रू स्पेशली, कि लोगों को पैनिक नहीं करना है। और बेड्स की आज जैसे शाम को सीएम साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि नंबर ऑफ बेड्स काफी हैं और ऑक्सीजन की मात्रा की कोई कमी नहीं है, इंजेक्शन बहुत ज्यादा है। तो एक जो पैनिक हो रहा है, इस पैनिक की वजह से ये सारी शॉर्टेज महसूस हो रही है।
ठीक है महिमा जी, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि दिल्ली में बेड्स की संख्या खत्म हो चुकी है, बेड्स खत्म हो चुके हैं, ऑक्सीजन की हमारे यहाँ किल्लत है, इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास किए जाए, मदद की जाए, तो पर इस सिचुएशन में जो दिल्ली के पेशेंट है वो हरियाणा का रुख कर रहे हैं, जो दावा हरियाणा की सरकार का है उसमें आपको कहाँ गलत लग रहा है? आयुष जी, एक छोटी सी बात है, अभी ये बात उठाई गई कि उत्तर प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं, वहां की बात क्यों कर रहे हैं, हरियाणा की क्यों नहीं कर रहे हैं। गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में है कि कहीं और है? आयुष जी, हरियाणा में है ना। वैसे मैंने शुरू में कहा था कि मैं कम से कम मैं अपने हिस्से की राजनीति आज के लिए छोड़ दूंगी और हम सब मिलके आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का जो प्रावधान है उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। और उसी कवायद में मैं आगे बढ़ते हुए कहती हूँ कि 6,842 केसेस जो एक दिन के अंदर जो स्पाइक गुरुग्राम के अंदर मिला है, उसके अलावा फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, पानीपत, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो मिले हैं, क्या ये, और अभी अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है, ये आग से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है और इसका प्रमाण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हमें पिछले दिनों में दे चुके हैं। तो क्या हम उसका इंतजार करेंगे? अभी आज ही ये ताली बजवाने को तैयार है कि सरकार कह रही है कि हम लगातार व्यवस्थाएं करने में प्रयासरत हैं। जब सरकार कहती है कि 500 बेड का हॉस्पिटल डीआरडीओ की मदद से हम पानीपत में वहां पर स्थापित करने वाले हैं, जब सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी बाकी प्रदेशों में है, हमारे यहाँ कमी नहीं है और आने वाले वक्त में भी कमी न हो, इसके लिए हम डीआरडीओ की मदद से पानीपत में जो इंडियन ऑयल का प्लांट है वहां से भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उस दावे पर आप आश्वस्त क्यों नहीं? मेरा सवाल हरियाणा में ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर वहीं पर होता है। हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करती हूँ कुदरत से, ईश्वर से, कि जैसा आज दावा किया गया है वैसा ही हो और आने वाले एक हफ्ते में ये प्रश्न चिन्ह और बड़ा न हो जाए। लेकिन आज जनता के अंदर अविश्वास है, कौतूहल है, आपाधापी है। हमें नहीं पता कि आने वाला कल कैसा होने वाला है, क्या आने वाली सुबह मैं स्वस्थ उठूंगी। और हमारे खुद के ऐसे कांग्रेस के साथी रहे पिछले दौर में, कोविड की जो पहली लहर आई, जो जिन्होंने कोविड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो अस्पताल में रहे, लेकिन वो ट्वीट करते रहे। अनिल विज जी को भी, भाजपा की प्रतिनिधि यहाँ बैठी हैं, वो शायद समझेंगी मैं कहाँ बोल रही हूँ, कि वो लोग ट्वीट भी करते रहे लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। और बार बार उन लोगों ने इस बात को तब हाईलाइट किया कि सरकार, अनिल विज जी, मुख्यमंत्री जी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि वो लोग तो पॉलिटिकल प्रवक्ता या पॉलिटिकल प्रतिनिधि थे। तो आज हम जैसे हालात देख रहे हैं, आशा करते हैं कि ऐसे ही रहें। जैसे अभी इनेलो के प्रवक्ता पंजेटा जी ने बहुत सही बोला था कि जब केसेस नीचे जाते हैं तो सरकार अपने लिए ताली बजवा लेती है या वो उनकी जिम्मेदारी है। अब ऊपर जा रहे हैं तो उन्हें पता नहीं कि किसकी जिम्मेदारी है। वही क्लूलेसनेस, वही आपाधापी इस समय समाज के अंदर है। सभी प्रदेशों को केंद्र सरकार ऊपर से जो है निर्देश देती है, लेकिन जैसे ही फेल हो जाते हैं तो बात आ जाती है राज्य सरकारों के ऊपर। आप ये देखिए कि आज हमारे नेता चिदम्बरम जी ने बड़े सटीक तौर पर ये कहा कि हम जब वन नेशन वन मार्केट की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वन नेशन वन वैक्सीन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वन नेशन वन प्राइस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज जो घोषणा हुई है कि 18 साल से 45 साल के लोगों के बीच में वैक्सीन लगाए जा सकते हैं, हमें तो यही नहीं पता कि वैक्सीन क्या। भाजपा की प्रतिनिधि यहाँ बैठकर दावे से ये बोल सकती हैं कि हरियाणा के अंदर जो इलाज है, मेडिकल सुविधाएं हैं, जो टेस्ट हैं, उनकी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उनकी प्राइसिंग हो रही है? क्या उसी के अनुसार सारे लैब्स और अस्पताल चार्ज कर रहे हैं? जिसका जवाब मैं रंजिता इससे जरूर लूंगा, लेकिन जो मेरा सवाल तो अभी भी बना हुआ है। मैंने ये पूछा कि अगर कांग्रेस कहती है कि सरकार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो गलत है, अगर आप ये कहते हैं, सरकार का कहना है कि 3 जिलों में केसेस इस वजह से ज्यादा हैं, पेशेंट्स इस वजह से यहाँ पर ज्यादा हैं क्योंकि दिल्ली से पेशेंट लगातार आ रहे हैं, उसका कारण ये गिनाया जाता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने खुद ये कह दिया कि वहाँ पर दिल्ली में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है और व्यवस्थाओं को थोड़ा बढ़ाने के लिए वहाँ पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो क्या इसे कारण न माना जाए कि इन तीनों एरियाज में, इन तीनों जिलों में बेड्स ऑक्युपाई किया गया इन पेशेंट की तरफ से, केसेस वहां पर बढ़ रहे हैं? मैं फिर उसी बात पर आ जाती हूँ आयुष जी। इस डेटा को, इसका संकलन करना, इसको संचय करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारे पास जो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं कि कर्नाटक से आ रहे हैं कि चेन्नई से आ रहे हैं, इसका रिकॉर्ड कीपिंग करना किसकी, इसका लेखा जोखा करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि सरकार की जिम्मेदारी है? हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है? मुख्यमंत्री हमारे सबके हैं, मेरे मैटर क्या करता है वहां पर? आंकड़े मैटर करते हैं, व्यवस्थाएं ज्यादा मैटर करती हैं? कैसे? नहीं, आपने सवाल ये किया कि क्या सरकार जो ये कह रही है ये सही है। अब ये तो सरकार बताए कि क्या ये सही है। ठीक है, डॉक्टर सुरेश अरोड़ा को जोड़ना चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, डॉक्टर सुरेश अरोड़ा, कहिए फिर पंडिता जी की बात।
हमारे काफी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि, और मैं खुद भी कहता हूँ, हमारे दिल्ली से काफी लोगों के फोन आते हैं कि हमें यहाँ बेड नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे को फरीदाबाद में बेड अरेंज कर दीजिए। एटलीस्ट डेली 5 या 6 पेशेंट के फोन हमारे पास डेली आते हैं। हम उनके लिए बेड अरेंज नहीं कर पाते, वो बात अलग है, लेकिन हम कॉल्स बहुत आती है हमारे पास। हो सकता है शायद किसी और तरीके से वो अरेंज कर लेते होंगे। डॉक्टर साहब से बस इतना पूछना है, 6,842 की जो एक दिन में स्पाइक हुई है, उसमें से कितने प्रतिशत पेशेंट्स दिल्ली से आए हुए हो सकते हैं? बस इतना डॉक्टर साहब बता दें। 6,842। देखो जो 6,000 पेशेंट है, सारे के सारे सबको एडमिशन नहीं चाहिए होता। सब दिल्ली से तो, लेकिन सब दिल्ली से तो स्पाइक नहीं आई ना डॉक्टर साहब। हाँ, सब लोग ठीक है, ठीक है, ठीक है। पंजेटा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। फिलहाल जो दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, क्या आप उससे आश्वस्त हैं या दावे को गलत बताते हैं? सरकार ये कह रही है कि दिल्ली की वजह से इन 3 इलाके में जो बेड्स हैं वहां पर उसकी संख्या में कमी आई है, और सरकार इसको लेकर लगातार दावा ये कर रही है कि 500 बेड का जो हॉस्पिटल है वो हम पानीपत में बढ़ाएंगे, और बाकी कोशिशें भी की जा रही हैं। आयुष, ये देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमने इसको बहुत हल्के में लिया। आज हम जो है तैयारियां कर रहे हैं कि 300 बेड का अस्पताल बनाएंगे, 500 बेड का यहाँ बनाएंगे। हमें पहले से इसके लिए, जब हम चुनाव में बिजी थे, हमें ये तैयारियों में बिजी रहना चाहिए था। हमें ऐसी आपातकाल स्थिति, हमने ये सोच लिया था कि शायद कोरोना चला गया है, सब कुछ अनलॉक हो गया है, देश में चुनाव लड़े जा रहे हैं, रैलियों में लाखों की भीड़ जुटाई जा रही है। आपने आनंद विहार बस स्टेशन की आपने पिक्चर्स देखी है आयुष? आप वो पिक्चर्स देखिए, जैसा पिछले साल आईएसबीटी का हाल था, अभी भी मजदूरों का जो पलायन है, ऐसी ही तस्वीरें देखने को आ रही हैं। जबकि हम बार बार कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट लेंसेट रिपोर्ट है, जो लेंसेट स्टडी है, कि ये एयरबॉर्न है और इट्स हाईली कंटेजियस। हम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? या तो सरकार हल्के में ले रही है। अब देखिए, मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। अब गुड़गांव में है, कोई रिलेटिव होता है किसी का आयुष जी, तो अगर कोई दिल्ली में रह रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसकी मदद करने की कोशिश करेगा कि वो दिल्ली से सटे गुड़गांव में, कि कहीं ना कहीं उसको बेहतर इलाज हो जाए। और कहीं ना कहीं लोग अपने जो रिश्तेदार है उनकी हेल्प करने की कोशिश करते ही हैं। मौत से पहले देखिए, रिश्ता सबसे पहले है, उसके बाद लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं पहले जान उसकी बचा ली जाए, उस पेशेंट की। बॉर्डर्स खुले हैं, सारा कुछ खुला है। तो देखिए, ये स्पाइक होने कहाँ से क्या हुआ, इसमें मैं किसी को दोष नहीं मढ़ना चाहूंगा, लेकिन हाँ, जो सरकार की तैयारियां हैं ये पहले से दुरुस्त होनी चाहिए थी। आज हम बात, मैंने मुख्यमंत्री जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है कि वो लिक्विड ऑक्सीजन, और वो बता रहे थे कि गैस फॉर्म में कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कब ये एकदम स्थिति बेकाबू हो जाए, कब इसके बारे में, अब जैसे काला बाजारी की रिपोर्ट्स आ रही है, रेमडेसिविर की 25-25 हजार तक, 26-26 हजार तक ब्लैक हो रही है। गुजरात के सीआर पाटिल जी हैं, चीफ हैं, जो उन्होंने तो पूरा का पूरा कहा मुफ्त बांटेंगे। उन्होंने तो पूरा एक पता नहीं कितनी, मुझे पर्याप्त मात्रा तो पता नहीं, लेकिन गुजरात की पॉपुलेशन के हिसाब से तो शायद उन्होंने बॉम्बे से उसको मंगा के अपने पास भी रख लिया है। ये तो रिपोर्ट्स मीडिया में भी हैं। देखिए आयुष जी, अब मैं राजनीति से हटकर एक बात करना चाहूंगा। इसके अंदर जो भी पेशेंट है, जो भी सुन रहे हैं मुझे, इसके अंदर जो भी लोग, चाहे आम लोग हैं चाहे पेशेंट है, अपना प्लेटलेट काउंट जो है, जो ब्लड का, जिसे हम सीपीसी जो रिपोर्ट कराते हैं ब्लड काउंट की, आप अपना प्लेटलेट काउंट जरूर अच्छा रखिए, 1.5 लाख से ऊपर रखिए। जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जो भी एलर्जीज डेवलप हो रही हैं, और जो भी वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज लेने के बाद जितनी भी डेथ्स हुई हैं, जो भी उसके अंदर प्लेटलेट काउंट का बहुत जिक्र आ रहा है, उसकी वजह से जो एक रेयर ब्लड क्लॉट्स रेयर बन रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। वो जो ब्लड क्लॉट्स जिस तरीके के हैं, जो स्टडी में पाया गया, वो एक अलग तरीके के हैं, वो रेयर तरीके के हैं जो वैक्सीन लेने के बाद आ रहे हैं। ठीक है पंडिता जी, मेरे पास वक्त कम है, मुझे बाकी लोगों से भी रिएक्शन लेना होगा, मैं रोक रहा हूं आपको। रंजीता जी, बाकी स्टेट्स में पैनिक है, इस वजह से लोगों में डर का माहौल है। विपक्ष ये कह रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश की हालत देखें, दिल्ली की हालत देखें, महाराष्ट्र में लॉकडाउन की स्थिति लगातार बनी हुई थी, उसके बाद लॉकडाउन लगाया गया, ऐसे हालात हरियाणा में न हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विपक्ष का सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पे दोनों सवालों का जवाब दूंगी। जो कांग्रेस की मेरी प्रवक्ता ने कहा है और जो पंजेटा जी कह रहे हैं, लगातार जो चुनाव को लेकर ज्यादा ही चिंतित है, कहीं ना कहीं मैं समझ सकती हूँ कि ये लोग वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे, तो निशाना चुनाव को बनाया जा रहा है। पहली बात तो जब चुनाव हुए थे अनाउंस, तब वहां पर ये हालात नहीं थे, पूरे देश में ये हालात नहीं थे, और इलेक्शन कमीशन इसको डिसाइड करेगा कि आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। हाँ, प्रधानमंत्री जी की तरफ से पिछले 2 साल से गुजारिश हो रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों ना करवाया जाए, पर जो सहयोगी दल है, विपक्षी दल है, इसमें सहयोग। ठीक है रंजीता जी, हमने कोरोना पर सियासत देखी और कोरोना में भी सियासत हम देख ही रहे हैं, लेकिन जो दूसरा पहलू था सवाल का, हाँ, मैं
उनके उनके बात का भी जवाब दूंगी। हमने तो आदरणीय जो राहुल गांधी जी हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने उनको भी आमंत्रित किया है कि अगर आपको दिल्ली के अंदर बेड नहीं पर मिलता तो निश्चित तौर पे हरियाणा में उनका अच्छा इलाज कराया जाएगा। वो हरियाणा में आमंत्रित है, उनका स्वागत है, वो कभी भी आकर यहाँ पर बेड ले सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। और जहां तक इन्होंने दूसरा सवाल किया था कि क्या रेट फिक्स किए गए हैं, क्या रेट फिक्स किए गए हैं सरकार के द्वारा, तो उसके बारे में बताना चाहूंगी। हर चीज का सरकार के द्वारा रेट फिक्स कर दिया गया है, चाहे वो बेड्स हैं उसकी जो 8,000 से लेकर 18,000 तक की जो अमाउंट है वो फिक्स कर दी गई है, जो इंजेक्शन है उनकी अमाउंट भी फिक्स कर दी। रंजीता जी ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी रखने के लिए। फिलहाल सरकार व्यवस्थाओं को लेकर दावा करे, लेकिन विपक्ष ये सवाल पूछा कि आने वाले वक्त में अगर इसी दर से संक्रमण फैला तो फिर क्या हरियाणा उसके लिए तैयार है? जिस तरह से दिल्ली की स्थिति है वैसी स्थिति ना हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।